This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को टालने का इशारा दिया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी को बड़ा झटका दिया है और नासा ने परसेवरेंस रोवर लॉन्च कर दिया है और इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस से जुड़ा हर अपडेट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका में चल सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया सुझाव। इलेक्शन से 96 डेज पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा इस बार इतिहास के सबसे फर्जी चुनाव होंगे। नासा का मार्स 2020 मिशन लॉन्च। मार्स मिशन फ्लोरिडा के केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से किया गया लॉन्च। मिशन के तहत पहली बार मार्स में उड़ाया जाएगा छोटा हेलीकॉप्टर। प्रेसिडेंट ट्रंप का जर्मनी को बड़ा झटका, 12,000 ट्रुप्स बुलाए गए। रूस की चुनौती के मद्देनजर इनमें से 6,000 को यूरोप के ही दूसरे मिलिट्री बेस पर किए जाएंगे पोस्ट। एक्स यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हरमन केन नहीं रहे। कोरोना वायरस की जंग लड़ते उन्होंने दुनिया को कहा अलविदा। प्रेसिडेंट ट्रंप की ओक्लाहोमा इलेक्शन रैली में बिना मास्क के हुए थे शामिल। ऑर्गन और फेडरल अथॉरिटीज के बीच पोर्टलैंड से फेडरल एजेंट्स के फेस्ड विड्रॉल का एग्रीमेंट। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने एग्रीमेंट के बारे में दिया ग्रीन सिग्नल। फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना और कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस केसेस में सर्ज। टोटल केसेस 4.5 मिलियन से ज्यादा। डेथ टोल 154,000 से ऊपर। और कोरोना वायरस पेंडेमिक का असर ईद उल अजहा पर, पाकिस्तान में बकरीद पर जानवरों की खरीदारी ऑनलाइन, दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और बात करेंगे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की। जी हाँ, अमेरिका में नवंबर में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टाले जा सकते हैं। इस बात का इशारा खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। उनका कहना है कि मेल इन वोटिंग की वजह से धोखाधड़ी हो सकती है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के डिले होने का इशारा दिया है। जी हाँ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस को टालने की बात कही है। आपको बता दें कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नवंबर में होने हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मेल इन वोटिंग धोखाधड़ी के अपने दावों को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए ये एक बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी क्योंकि साल 2020 का चुनाव भ्रष्ट चुनाव होगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, तब तक चुनावों में देरी की जाएगी जब तक लोग ठीक से और सुरक्षित तौर से मतदान कर सकेंगे। और इससे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्यूसडे को भी मेल इन बैलेट का विरोध कर चुके हैं। एरिजोना की इलेक्शन रैली में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अगर 2020 इलेक्शन में ईमेल से वोटिंग की मंजूरी दी जाती है तो जरा सोचिए क्या होगा। ये सभी वोट किसको मिलेंगे? ऐसा हुआ तो ये देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करप्ट इलेक्शन हो सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डेमोक्रेट्स धोखाधड़ी करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जब अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इलेक्शन किए जा सकते थे तो पेंडेमिक के बीच क्यों नहीं हो सकते? मेरे हिसाब से ऐसी कोई वजह नहीं है, इसलिए हम इस दौर में इलेक्शन ना करा सकें। वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि डेमोक्रेटिक पार्टी कोरोना वायरस के बहाने लोगों को वोटिंग से रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स पेंडेमिक की आड़ में लाखों फर्जी मेल इन बैलेट भेजकर चुनाव में धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अब बात करेंगे नासा के मार्स मिशन की। जी हाँ, मार्स 2020 मिशन लॉन्च हो गया है। दरअसल मार्स पर हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारी है। आपको बता दें कि दुनिया भर में पिछले 11 दिनों के अंदर ये तीसरा मिशन है जो कि मार्स से जुड़ा हुआ है। स्पेस एजेंसी नासा ने अपना मार्स मिशन फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च कर दिया। मिशन सुबह 7:50 AM को लॉन्च हुआ। 18 फरवरी 2020 को मार्स के जेजेरो क्रेटर पर इसकी लैंडिंग होगी। यह मिशन मार्स के वक्त से 1 साल तक चलेगा। इस मिशन के तहत पहली बार मार्स में एक छोटा हेलीकॉप्टर उड़ाया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस मिशन का टारगेट मार्स पर ऑक्सीजन बनाना है। दरअसल रोवर के साथ हेलीकॉप्टर भेजा गया है जो कि ऑक्सीजन बनाएगा, नमूने लेगा और पानी भी खोजेगा। परसेवरेंस में 2 उपकरण हैं, 1000 किलो का रोवर और करीब 2 किलो का ड्रोन जैसा छोटा हेलीकॉप्टर जो रोवर के संपर्क में रहेगा। वहीं आपको ये भी बता दें, रोवर प्लूटोनियम पावर का इस्तेमाल करेगा जो करीब 10 साल चलेगी। इसमें 7 फीट की रोबोटिक आर्म, 19 कैमरे और एक ड्रिल मशीन भी है जो मार्स की सतह की फोटो, वीडियो और नमूने लेगा। वहीं इससे पहले 19 जुलाई को यूएई और इसके साथ ही 23 जुलाई को चीन ने अपने अपने मिशन मंगल ग्रह के लिए रवाना किए थे। और वहीं एक्स यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हरमन केन के डेथ की खबर आई है। आपको बता दें कि दरअसल कोरोना वायरस की वजह से उनकी मौत हुई है। एक्स यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हरमन केन नहीं रहे। कोरोना वायरस की जंग लड़ते उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने की दौड़ में वो शामिल रहे हैं।
हरमन केन का कोरोना के चलते निधन हुआ। वो 74 साल के थे। आपको ये भी बता दें, कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में हरमन केन शामिल हुए थे। तुलसा में हुए कैंपेन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की ओक्लाहोमा की रैली में वो शामिल हुए थे, जिसके बाद उनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं इस महीने की शुरुआत में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जिसके बाद उनकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। नाउ नेक्स्ट न्यूज। ह्यूस्टन में चाइना के कॉन्सुलेट को बंद कर दिया गया। इसके बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि इस कॉन्सुलेट में दरअसल जासूसी की जा रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से चाइना के इस कॉन्सुलेट को बंद करने का ऑर्डर दिया गया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो का कहना है कि ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट इसलिए बंद किया गया क्योंकि ये स्पाइस का den था। यूएस सेनेट हियरिंग में टेस्टिफाई करते हुए माइक पोम्पियो ने कहा कि यूएस पॉलिसीज के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से चाइना की काया पलट रही है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी देखिए। Most importantly, on China, we see the Chinese Communist Party also for what it is, the central threat of our times. Our vigorous diplomacy has helped lead an international awakening to the threat of the CCP. Senators, the tide's turning. We've terminated special treatment agreements with Hong Kong in response to the CCP's actions to deny freedom to the people of Hong Kong, and we closed our consulate in Houston because it was a den of spies. And in the region, in the Indo-Pacific, Australia declared China's South China Sea claims unlawful and illegitimate, as have we. And we're proud to have stepped up maritime maneuvers in that body of water alongside our friends from Australia and Japan and the United Kingdom. और वहीं दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ, जी हां, कांग्रेशनल हियरिंग में शामिल हुए, जहां पर कई सवालों के जवाब दिए और साथ ही साथ उनको सामना करना पड़ा चीन से जुड़े हुए सवालों का भी। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज Amazon.com, फेसबुक, एप्पल और गूगल के सीईओ से कांग्रेशनल हियरिंग में टफ क्वेश्चंस पूछे गए। सीईओ से पूछे गए क्वेश्चन में एक सवाल ये भी था कि क्या चाइनीज गवर्नमेंट यूएस कंपनी से टेक्नोलॉजी चुरा रही है या फिर नहीं। इस सवाल पर अमेज़न के जेफ बेजोस, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई और एप्पल के टिम कुक ने मिक्स्ड रिस्पांस दिए, लेकिन सभी में से सिर्फ जुकरबर्ग ही इसका क्लोजेस्ट आंसर दे पाए। Thank you, Mr. Chairman. I have a question for all four. Yes or no answer. Do you believe that the Chinese government steals technology from U.S. companies? I don't know of specific cases where we have been stolen from by the government. So you don't believe that the Chinese government's stealing technology from U.S. companies, or you're just saying that not from yours? I'm saying I know of no case on ours where it occurred, which is I can only speak to firsthand knowledge. Mr. Pichai, do you believe that the Chinese government steals technology from United States companies? I have no first-hand knowledge of any information stolen from Google in this regard. Mr. Zuckerberg? Congressman, I think it's well documented that the Chinese government steals technology from American companies. Yeah, thank you. Mr. Bezos? I'm sorry. I have heard many reports of that, and I haven't seen it personally, but I've heard many reports of it. So of all the different products that Amazon carries, you haven't seen that in any of the companies that sell products on Amazon or your company yourself? Oh, well, certainly there are knockoff products, if that's what you mean, and there are counterfeit products and all of that. But the Chinese, if the answer is the Chinese government stealing technology, that's the thing I've read reports of, but don't have personal experience with. और वहीं यूएस इंटेलिजेंस की एक बेहद सेंसिटिव रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रुप्स पर हमला करने के लिए रशिया ने तालिबान को फंडिंग की थी, जिसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। रशियन बाउंड्री रिपोर्ट पर कमेंट करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ये बात सच साबित हुई तो वो इस पर एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्लेम किया गया था कि अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रुप्स पर अटैक के लिए रशिया ने तालिबान को फंड किया था। और वहीं रिपोर्टर्स से बात करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक अफगान अथॉरिटीज अपना शहर सिक्योर नहीं कर लेते, तब तक अमेरिकन ट्रुप्स कहीं नहीं जाने वाले। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा जल्द नहीं किया गया तो हम खुद सिटी में जाकर एजिटेटर्स का सफाया कर देंगे। You hear all sorts of reports about us leaving. We're not leaving until they've secured their city. We told the governor, we told the mayor, secure your city. If they don't secure their city soon, we have no choice. We're going to have to go in and clean it out. We'll do it very easily. We're all prepared to do it. So in Portland, they either clean out their city and do the job and get rid of the anarchists and agitators, which is what they are. They're not protesters. They're anarchists and agitators.
नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। आपको बता दें कि यूएस मिलिट्री ने जर्मनी से अपने 12,000 ट्रुप्स को वापस बुलाने का प्लान अनवील कर दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद यूएस मिलिट्री ने जर्मनी से 12,000 ट्रुप्स को वापस बुलाने के बारे में अपना प्लान अनवील कर दिया है। आर्मी का कहना था कि रशिया के साथ टेंशन की वजह से आधे ट्रुप्स को यूरोप में ही रखा जाएगा। जी हां, अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने ट्रुप्स की संख्या में से 1/3 संख्या करने वाला है। जर्मनी में इस वक्त 36,000 अमेरिकी ट्रुप्स तैनात हैं। उनमें से 12,000 को वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन रूस की चुनौती के मद्देनजर इनमें से 6,000 को तो यूरोप के ही किसी सैन्य ठिकाने पर तैनात किया जाएगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से सैनिकों की 1/3 संख्या कम करने के संकेत जून में ही दे दिए थे। माना जा रहा है कि अमेरिका ने यह कदम जर्मनी के नाटो सैन्य बजट के लिए निर्धारित खर्च न करने की वजह से उठाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर का कहना है कि ट्रुप्स को इस तरीके से बाहर निकाला जाएगा जिससे नाटो पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ यूएस ट्रुप्स को ब्लैक सी रीजन की तरफ रीपोजिशन किया जाएगा और कुछ को बाल्टिक्स में टेम्पररीली डिप्लॉयड रखा जाएगा। The current EUCOM plan will reposition approximately 11,900 military personnel from Germany, from roughly 36,000 down to 24,000, in a manner that will strengthen NATO, enhance the deterrence of Russia, and meet the other principles I set forth. Of the 11,900, nearly 5,600 service members will be repositioned within NATO countries, and approximately 6,400 will return to the United States, though many of these or similar units will begin conducting rotational deployments back to Europe. And with regard to how quickly units will move, like I said, I'll just say a matter of weeks. It requires diplomacy. We've been in touch with State Department, working closely with them. They feel very strongly that this is a positive move as well. I've spoken to Secretary Pompeo, so we need to rely in good degree on their diplomatic efforts as well. But this is something we want to do. We feel very good about. We think it meets all the principles and objectives I outlined. So we want to get there as quickly as possible because of the importance it has to the alliance and to deterring Russia. These changes will achieve the core principles of enhancing U.S. and NATO deterrence of Russia, strengthening NATO, reassuring allies, and improving U.S. strategic flexibility and EUCOM operational flexibility. When you step back and you look at what's happened, right, what you'll see is we are still retaining a little more than 24,000 troops in Germany, which is still a lot, and I think still more than any other country in Europe. पोर्टलैंड में लगातार प्रोटेस्ट देखा गया और अब ऑर्गन और इसके साथ ही फेडरल एजेंसीज के बीच दरअसल पोर्टलैंड से फेडरल एजेंट को विड्रॉल करने का एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ऑर्गन और फेडरल अथॉरिटीज के बीच पोर्टलैंड से फेडरल एजेंट्स के फेज्ड विड्रॉल का एग्रीमेंट हो चुका है। ऑर्गन गवर्नर केट ब्राउन का कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने इस बारे में ग्रीन सिग्नल दे दिया है। प्लान के मुताबिक फेडरल कोर्ट हाउस को प्रोटेक्ट करने वाले कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन और साथ ही इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंट्स आज ही पोर्टलैंड वापस चले जाएंगे। यूएस होमलैंड सिक्योरिटी के हेड का कहना है कि कुछ एजेंट्स कोर्ट हाउस के करीब तब तक रहेंगे जब तक सिचुएशन बेहतर ना हो जाए। वहीं आपको ये भी बता दें कि पोर्टलैंड में पिछले कुछ दिनों में फेडरल एजेंट्स की प्रेजेंस के दौरान एक प्रोटेस्टर रबर बुलेट से मरते मरते बचा था। वहीं 2 ऑफिसर्स प्रोटेस्टर्स की तरफ से लेजर के इस्तेमाल की वजह से तकरीबन ब्लाइंड हो चुके हैं। और वहीं पोर्टलैंड में फेडरल गवर्नमेंट प्रेजेंस पर डेमोक्रेट्स ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को खूब क्रिटिसाइज किया था, जबकि सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स ने ट्रंप पर मिसयूज ऑफ पावर और एक्सेसिव फोर्स के इस्तेमाल का इल्जाम भी लगाया था। When the troops leave, we're not going to stop. Yeah. And why is that? Because I don't think everything's being met. Everything we need right now is not being met. But if they do leave, that's great because, we want them out of our city. But also they need to stop driving around and kidnapping people. और अब बात यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की। टोटल केसेस की बात की जाए तो 4.5 मिलियन से ज्यादा हैं। डेथ टोल 154,000 से ज्यादा। और वहीं फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना और कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस केसेस देखने को मिल रहे हैं। यूएस ऑफिशियल्स रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 आवर्स में 59,000 से ज्यादा कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना और कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और वहीं अप्रैल के मुकाबले जुलाई में कोरोना वायरस केसेस डबल देखने को मिल रहे हैं। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस केसेस हैं। यहां पर 487,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। डेथ टोल 8,000 से ज्यादा। फ्लोरिडा सेकेंड नंबर पर है, 461,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 6,000 से ज्यादा और एक्टिव केसेस 10,000 के करीब हैं।
वहीं थर्ड नंबर पर न्यूयॉर्क है। यहाँ पर 442,000 से ज़्यादा केसेस हैं। डेथ टोल 32,000 से ज़्यादा। एक्टिव केसेस 6,000 से ऊपर दिख रहे हैं। टेक्सास फोर्थ नंबर पर है। 424,000 से ज़्यादा केसेस हैं, 6,000 से ज़्यादा डेथ टोल। न्यू जर्सी में 186,000 से ज़्यादा केसेस हैं और 15,000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। जॉर्जिया में 178,000 से ज़्यादा केसेस हैं और डेथ टोल हैं 3,642। और अब न्यूज़ टेक्सास से है और ये न्यूज़ स्कूल से जुड़ी हुई है। दरअसल टेक्सास एजुकेशन सिस्टम ने स्कूल सिस्टम्स को फंडिंग वेवर्स प्रोवाइड करने का ऐलान कर दिया है। टेक्सास एजुकेशन एजेंसी ने कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच रिमोट इंस्ट्रक्शन ऑफर करने वाले स्कूल सिस्टम्स को फंडिंग वेवर्स प्रोवाइड करने का ऐलान किया है। और वहीं क्वालिफाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट को फैमिलीज के लिए डेली ऑन कैंपस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना होगा। और वहीं 8 वीक बैक टू बैक स्कूल ट्रांजिशन पीरियड के तौर पर स्कूल सिस्टम पूरी तरीके से रिमोट इंस्ट्रक्शनल सेटिंग भी ऑफर कर सकता है। स्कूल ईयर के दौरान किसी भी पॉइंट पर अगर स्कूल बिल्डिंग को कोविड-19 केस कंफर्म होने पर 5 दिन से ज्यादा बंद रखा जाता है तो रिमोट ओनली इंस्ट्रक्शन देने के लिए स्कूल्स को फंड्स दिए जाएंगे। और अगर किसी दिन स्कूल बिल्डिंग को लीगली अथॉराइज्ड क्लोजर ऑर्डर की वजह से बंद रखा जाता है तब भी रिमोट ओनली इंस्ट्रक्शन पर फंडिंग दी जाएगी। और वहीं एक वक्त में कैंपस बिल्डिंग में स्टूडेंट्स की तादाद कम रखने के लिए हाई स्कूल्स ऑल्टरनेटिंग ऑन कैंपस या फिर रिमोट इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और अब बात ह्यूस्टन की। ह्यूस्टन में कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हेल्थ केयर वर्कर्स पर भी बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि नॉन कोऑपरेटिव बिहेव रखते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है। यूनाइटेड मेमोरियल मेडिकल सेंटर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जोसेफ का कहना है कि एक तरफ कोविड-19 पेशेंट्स की वजह से ह्यूस्टन हॉस्पिटल्स पर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पब्लिक में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अब भी फेस मास्क नहीं पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस वक्त 2 वॉर से लड़ रहे हैं, एक कोविड और दूसरा स्टुपिडिटी। डॉक्टर जोसेफ ने और क्या कुछ कहा, ये भी देखिए। My motto has been, at the present time, I'm pretty much fighting 2 wars: a war against COVID and a war against stupidity. And the problem is that the first one, I have some hope about winning, but the second one is becoming more and more difficult to treat. And why do I say that? Because people are not listening. Whether it's, we're backed up by science or just plain old common sense, people are not listening throughout the country. तो ह्यूस्टन में लोग अभी भी सीडीसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वहीं अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी नर्स से जो लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि फॉलो करके ही वो कोविड-19 से बच सकते हैं। People need to be more educated. All the fighting and all the screaming and all the, finger pointing. Enough is enough. Whatever happened to just common humanity and decency? I don't know. It hurt. The world is hurting. So for people to be mad, and yet myself as a medical person, people just need to stop and listen to us. We're not gonna lie. Why would we lie? ह्यूस्टन से आपने डॉक्टर का रिएक्शन देखा, नर्स का भी रिएक्शन देखा जो कि खुद कोविड-19 से पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पर पेशेंट्स क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये भी देखिए। I couldn't breathe. I was at work and I couldn't breathe. So the little wind that I had left, I made it home and my wife called an ambulance. But if you got a death wish, catch Cobra. You got a what? You got a death wish, play with Cobra. कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच फेस्टिवल भी बदल चुके हैं। जी हाँ, बात ईद उल अजहा की और न्यूज़ पाकिस्तान से है, जहां पर कुर्बानी के लिए जानवर मार्केट्स की बजाय ऑनलाइन खरीदे जा रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट मदीहा मसूद की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। Business is not as robust as usual for cattle traders in Pakistan, as people who usually buy sacrificial animals ahead of the Muslim festival of Eid al-Adha are going online, rather than to the dusty markets to make their purchases amid coronavirus concerns. The government has imposed social distancing restrictions, including a half-day closure of the markets to discourage crowds that gather at the markets.
This too has led to a drop in customers and sellers are upset too due to the pandemic. पिछले साल कारोबार अच्छा था, 24 घंटे गिराक आता था। इस वक्त जो है ना 12 घंटे कर दिया, गिराक बहुत कम लग रहा है। हम व्यापारी लोग बहुत परेशान है। अच्छा, इसकी वजह से जो है ना गिराक दिन में आता है, दिन में गर्मी बहुत होता है, रात को वो बोल दिया कि नहीं है गिराक, इससे हम बहुत परेशान है। Authorities are advising people to make their purchases of sacrificial animals virtually or at least wear masks when visiting cattle markets. While market visitors have fallen, more people are paying charities to slaughter cattle on their behalf and deliver their cut to them or donate it to the needy. Charities have received its target booking number twice as quickly as last year. Pakistan has reported over 276,000 COVID-19 cases with almost 6,000 deaths. Daily cases of new infections are being reported. Madiha Masood, NTV, Houston. और आपके स्टेट में वेदर का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.